हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का साइंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे चीज़ के बारे में जानेंगे हम लोग। केमिस्ट्री साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, उसके गुण के बारे में पढ़ते हैं, उसके नेचर के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ के बारे में केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो लेवोजियर हैं। लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट थे, वो केमिस्ट्री के फादर कहलाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। तो हेडिंग लगाइए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of properties, nature, structure and reactions of substances। यानी केमिस्ट्री ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग सब्सटेंस यानी कि पदार्थ के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, नेचर के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके रिएक्शंस के बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। या आप यूँ कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। मॉलिक्यूल्स और उसके मॉलिक्यूल्स में जो बदलाव आता है उसके बारे में जो पढ़ते हैं हम लोग, उसे कहा जाता है केमिस्ट्री। मॉलिक्यूल्स एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशंस। तो बच्चों, केमिस्ट्री में हम लोग पदार्थ के बारे में ही पढ़ते हैं, उसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। और फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है, फादर ऑफ केमिस्ट्री ये है एंटोनी लेवोजियर। आपको नाम याद रखना है, लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट है जो केमिस्ट्री के फादर कहलाते हैं। तो बच्चों, ये क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 11 का, और ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। इससे पहले जो आपने 9th 10th में जो सिलेबस पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे और कुछ क्लास 11th के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे हम लोग। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट का मीनिंग ही यही हुआ कि जो आप लोग पढ़ के आए हुए हैं उसी चीज़ के बारे में दोबारा स्टडी करना, उसको डिटेल्स में कॉन्सेप्चुअली स्टडी करना। तो आप इसे लिख लें, इसे नोट कर लें। अब मैं बताता हूं बच्चों कि केमिस्ट्री की जो शुरुआत हुई है ये बहुत पुराने ज़माने में भी हो चुकी थी। एक्चुअली इंडिया में केमिस्ट्री के बारे में बहुत पहले से नॉलेज था। जब ये मॉडर्न साइंस डेवलप नहीं किया था उसी टाइम से बहुत ज़्यादा दिन से केमिस्ट्री के बारे में जाना जा चुका है। जैसे केमिस्ट्री को संस्कृत भाषा में कहा जाता है रसायन शास्त्र। तो वेद में, हम लोग के वेद में, इंडिया में जो वेद है उस वेद में बहुत सारे केमिस्ट्री के केमिकल्स रिएक्शंस के बारे में, बहुत सारे नेचर सब्सटेंस के नेचर के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत सारे डिटेल्स स्टडी ऑलरेडी वेद में करवाया गया है। वेद में इसी चीज़ को, ये जो केमिस्ट्री है इसका जो संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड है इसका रसायन शास्त्र। और इसको हम लोग SHASTRA रसायन शास्त्र, या इसको रास क्रिया भी कहा जाता है, या इसको रास विद्या भी कहा जाता है। एक ही बात है, रसायन शास्त्र बोलिए, केमिस्ट्री बोलिए, रास विद्या बोलिए या रास क्रिया बोलिए। तो ये सब सारा चीज़ है जो ये केमिस्ट्री में को बोला जा सकता है। वेद के हिसाब से इसे रसायन शास्त्र भी बोला जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि केमिस्ट्री के बारे में जब ये कैसे पता चला कि केमिस्ट्री को स्टडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे पुराने ज़माने में पहले लोग अमृत बनाना जानते थे, एलेक्जर ऑफ लाइफ का मतलब है
कि पहले ऐसा कोई केमिकल्स बनाया गया था जिससे, ऐसा माना जाता है पहले ऐसा केमिकल्स बनाया गया था जिसको पी करके आदमी इमोर्टल हो सकता है। इमोर्टल मतलब अमरणशील, जो कभी मरेगा नहीं, जो इसको अमर बोलते हो आप। तो इस एलेक्जर ऑफ लाइफ का काम होता है आदमी को इमोर्टल बना देना। इमोर्टल का मतलब होता है अमरणशील, जो आदमी मरेगा नहीं। इस तरह के केमिकल्स बनाए गए थे। फिर बाद में यह भी पढ़ा गया कि एक फिलोसफर स्टोन्स मिला, फिलोसफर स्टोन। ये पहले के ज़माने में हुआ करता था, जिसे पारस बोला जाता था। पारस नाम का एक पत्थर था। तो पारस नाम का जो पत्थर था वो क्या करता था कि लोहा को या कॉपर को, Fe को या Cu को ये बदल देता था। पारस पत्थर ये इसको गोल्ड में बदलता था, गोल्ड में बदल देता था, ऐसा माना जा रहा है। पारस नाम का कोई पत्थर ऐसा पाया जाता था। अभी तो ऐसा नहीं है जो लोहा को और तांबा को ये सोना में बदलते, ये पारस, लेकिन ऐसा पारस पत्थर हुआ करता था पहले। तो ये सब जितने भी सारे थे, यदि चेंजिंग आ रही है, जैसे फेरस, ये जो आयरन है ये बनेगा गोल्ड, तो इसमें केमिकल चेंजिंग आएगा, कोई भी इसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएगा, तभी जाके ये गोल्ड बनेगा। तो इस तरह का रिएक्शंस कोई होता होगा इस तरह से, जो पारस इस चीज़ को गोल्ड, ये आयरन को या लोहा को क्या बना देता है, गोल्ड बना देता होगा। अब बात करते हैं बच्चों कि केमिस्ट्री का कहाँ कहाँ यूज होता है। केमिस्ट्री का एक केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे यूज है। ब्रेन का जो ये इसका वर्क है, ब्रेन किस फंक्शन में काम करता है, फंक्शन ऑफ ब्रेन को समझने के लिए भी केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर के ऑपरेशंस में भी केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। और ड्रग्स में तो बहुत ज़्यादा, जैसे दवा में, फार्मेसी में, इस सब में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। तो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेता है साइंस के फील्ड में, या हम लोग के डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, सेंट्रल रोल कह सकते हैं आप इसे। तो इसके बारे में नोट कर लें। और बहुत सारे इसके हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप NCERT का बुक पढ़ें, चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ें। अब बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मैटर क्या होता है। मैटर का हिंदी मीनिंग द्रव्य होता है, MATTER, मैटर। देखिए, मैटर का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा थिंग, एनीथिंग जो जगह छेके और जिसमें मास हो, जिससे मास होगा या कोई जगह छेक रहा है, कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं एनीथिंग विच हैव मास, जिसको मास हो, जिसमें द्रव्यमान हो, एंड ऑक्युपाई स्पेसिस, ऑक्युपाइज स्पेसिस। ऑक्युपाई माने होता है छेकना, स्थान छेकना। ऑक्युपाइज स्पेसिस इज कॉल्ड मैटर। कुछ भी जिसके पास मास हो या जो कुछ स्थान छेकता हो उसको मैटर कहा जाता है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मैटर है, बोर्ड है, मैटर है, ये मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मोबाइल मैटर है, या खिड़की या दरवाजा, कुछ भी, जो भी आपको मटेरियल दिख रहा है, जो कुछ भी आपको आसपास दिख रहा है जिसमें मास है, जो जगह छेक रहा है, वो सब मैटर हो गया। तो मैटर को जो है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं आपका पेन मैटर है, Fe क्या है, मैटर है, Cu क्या है, मैटर है ना। आपका कॉपी क्या है, बुक क्या है, मैटर है। विंडो क्या है, मैटर है, विंडो में जो, और ये गेट क्या होता है, मैटर होता है। सारा चीज़, जितने भी फैन है, ये क्या है, मैटर है। तो ETC बहुत सारे मैटर्स हैं। अब मैटर को डिवाइड किया गया है बच्चों। मैटर को डिवाइड करने के लिए कहने का मतलब है कि कितने स्टेट्स में मैटर अवेलेबल है, नेचर में कितने स्टेट्स में मैटर पाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, यानी पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर, 5 तरह की अवस्था होती है मैटर की, पदार्थ की 5 तरह की अवस्था होती है। आप लोगों ने इससे पहले 3 अवस्था पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस होता है पदार्थ की अवस्था। अभी हम लोग इस चैप्टर में 5 अवस्था के बारे में जानेंगे, 5 स्टेट्स के बारे में जानेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। 5 स्टेट होता है मैटर का। सबसे पहला होता है बच्चों सॉलिड, सबसे पहला सॉलिड। दूसरा होगा बच्चों लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। तीसरा बच्चा होता है गैस, और चौथा जो स्टेट है उसे प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है, प्लाज्मा। और 5वां जो स्टेट है ये मैन मेड है, ये बनाया गया है। इस स्टेट में किसी मैटर को पहुंचाया जाता है और इसका नाम है बोस आइंस्टाइन
कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये मैनमेड है। मैनमेड का मतलब होता है किसी आदमी के द्वारा निर्मित, ये बनाया गया है। तो ये अवस्था में किसी मैटर को पहुंचाया जाता है, इस अवस्था में, जो इस अवस्था पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो सबसे पहले डिटेल से स्टडी करता है कि सॉलिड किसे कहेंगे, लिक्विड किसे कहेंगे, गैस किसे कहेंगे, इसके अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, इसका शेप और साइज कैसा होता है, इस सारी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो आप इसे नोट कर ले पहले। तो पहला हेडिंग दीजिए कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड के बारे में जानेंगे हम लोग। सॉलिड क्या होता है? देखिए, सॉलिड ऐसे सब्सटेंस है, जैसे आप लोहा का गेंद ले लीजिए, सॉलिड है। उसके बाद कोई भी लकड़ी उठाइए, सॉलिड है। लोहा उठाइए, ये सॉलिड है। या फिर कॉपर उठाइए, सॉलिड है। जनरली जो रियल स्टेट होता है उसका, जो एग्जिस्ट करता है जिस नेचर में, जैसे लोहा ठोस रूप में एग्जिस्ट करता है, पूरी तरह से ठोस होता है, पूरी तरह से सॉलिड होता है। तो सॉलिड में एक्चुअली क्या होता है? तो सॉलिड को अगर डेफिनेट वॉल्यूम के आधार पर या उसके शेप के आधार पर डिफाइन किया जाए, तो जैसे बेंच है, आप जिस बेंच पे बैठ के पढ़ते हो, वो बेंच क्या है? सॉलिड है पूरा। उसका शेप नहीं भी करता है, उसका वॉल्यूम नहीं भी करता है, दोनों चीज़ फिक्स होता है। तो जिसका दोनों चीज़ फिक्स रहे, शेप भी फिक्स रहे और उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहे, तो शेप और साइज फिक्स रहे, वॉल्यूम फिक्स रहे, तो उसे कहा जाता है सॉलिड। यानी कोई भी सब्सटेंस जिसका क्या हो? डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट शेप्स एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम, जिस सब्सटेंस का भी ये डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, उसे कहा जाएगा सॉलिड। जैसे एग्जांपल के लिए बॉल ऑफ आयरन, बेंच जिस पे आप बैठे हो, आपका पेन, ये सॉलिड है। उसके बाद कोई भी वुड ले लीजिए, लकड़ी, वो सॉलिड है, etc। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है सॉलिड में। देखिए, कोई भी चीज़ जो होता है वो एटम्स से बना होता है। पदार्थ के सबसे छोटे कण को, यानी कि सब्सटेंस को सबसे जो छोटा कण होता है, छोटा पार्टिकल होता है, उसे एटम कहा जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि सॉलिड में जो सॉलिड, मान लीजिए कोई सॉलिड है, कोई लोहा का टुकड़ा है आपके पास, तो लोहा बहुत छोटे छोटे एटम से बना होगा, छोटे छोटे परमाणु से बना होगा। तो इसमें जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। सारे एटम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, अपने पड़ोसी वाले एटम से कनेक्टेड होते हैं। तो ये यदि मान लीजिए हम लोहा के टुकड़ा का कोई सा भी लेते हैं, तो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। ये Fe है, लोहा है। इसमें लोहा के बहुत सारे एटम्स हैं और ये एटम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। और इन दोनों के बीच एक फोर्स काम करता रहता है। ये दोनों एटम एक दूसरे को जकड़े हुए रहते हैं एक फोर्स के साथ। इस फोर्स को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का हिंदी होता है अंतराण्विक बल। कहने का मतलब सॉलिड में या लिक्विड में या गैसेस में जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मटेरियल में जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते रहते हैं। इस फोर्स को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स इस दोनों के बीच में, तो सॉलिड में ये फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। दो मॉलिक्यूल के बीच का या दो एटम्स के बीच का बहुत ज़्यादा फोर्स होगा, एक फोर्स के साथ बांधे हुए रहता है। उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, विद रिस्पेक्ट टू गैस। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद अगर आप देखिएगा दो एटम के बीच का स्पेस, देखिएगा कि दो एटम के बीच में कुछ स्पेस रहेगा नहीं, ये क्लोजली पैक्ड होता है। इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। एटम्स बोल दीजिए या फिर मॉलिक्यूल्स बोल दीजिए। परमाणु या अणु इसके बारे में पढ़े भी होंगे। ऐसे भी एटम के बारे में हम लोग को स्टडी करना ही है इस चैप्टर में भी, अगले चैप्टर में भी। एटम्स मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पैक किए रहते हैं और एक फोर्स के साथ पैकिंग रहता है। इसीलिए सॉलिड जो होता है बहुत ज़्यादा, मतलब उसको दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से सटे हुए हैं और एक दूसरे के फोर्स के साथ जकड़े हुए रहता है। इसीलिए इतना ये रिजिड होता है। इसे आप इसका शेप चेंज करने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, इसे तोड़ने में भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात यह कि दो एटम के बीच में या दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है, ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, इसे कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो एटम के बीच में जो खाली स्थान होगा ये
ये जो स्थान होता है, जितना भी वैकेंट स्पेस है दो एटम के बीच में या दो मॉलिक्यूल के बीच में, इसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो सेपरेशन होता है। तो ये सॉलिड में जो होता है, दो लगातार जो मॉलिक्यूल रहेगा एक दूसरे से अटैच रहेगा, तो इसके बीच में कोई स्थान नहीं होता है, ये क्लोजली पैक होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं के बराबर होता है। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल के बीच में कहीं भी आपको स्पेस नजर नहीं आएगा, इसीलिए सॉलिड इतना रिजिड होता है। बच्चों अब पढ़ते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड क्या है? लिक्विड में होता है द्रव पदार्थ कैसे होते हैं, जैसे पानी द्रव है, दूध द्रव है, तेल ऑयल द्रव है, यानी लिक्विड है। तो लिक्विड में क्या होता है कि इसका जो शेप और साइज अगर बात करें और बात करें इसके वॉल्यूम की, तो मान लीजिए आप एक गिलास वाटर लिए, एक गिलास वाटर, और मान लीजिए इसमें 250 ग्राम पानी है या 250 ml मान लीजिए पानी है इस गिलास में, तो ये 250 ml जो हुआ वो वॉल्यूम है, वो आयतन है इसका। अगर हम इसको दूसरे बर्तन में रखेंगे, मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल हम लोग के पास कंटेनर है, तो इसमें रखिएगा तो ये इस पानी को उड़ेल देंगे इसमें, तो ये 250 ml ही रहेगा, यानी इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, वॉल्यूम है जो फिक्स है। लेकिन इसका शेप चेंज कर जाएगा, पहले ये ग्लास में था तो ग्लास के शेप में लिक्विड रहेगा, अगर ये इस कंटेनर में देंगे तो इस शेप का आ जाएगा। तो इसका शेप फिक्स नहीं है बट इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि डेफिनेट शेप नहीं होता है, इंडेफिनिट शेप होता है इसका, इंडेफिनिट शेप्स विद डेफिनिट वॉल्यूम, विद डेफिनिट वॉल्यूम, जिसके पास भी डेफिनिट वॉल्यूम है और इंडेफिनिट शेप है उसे कहा जाता है लिक्विड। बच्चों क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड में अंतर क्या है कि लिक्विड जो होता है, जैसे मान लीजिए पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे पानी इस कंटेनर में रहेगा तो पानी के मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूरी पे रहते हैं, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, अंतराणविक स्थान जिसे बोलते हैं, ये स्पेस होता है। सॉलिड में ये क्या था, पूरी तरह से टाइट था, क्लोजली पैक्ड था। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा गैप रहता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। तो मान लीजिए ये H2O है और सारे ये H2O के मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। और जितना सॉलिड में दो मॉलिक्यूल के बीच में जितना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसकी अपेक्षा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, लिक्विड में होता है। ठीक है, तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि रिलेटिवली लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है दो मॉलिक्यूल के बीच का, रिलेटिवली कम होता है। किसके रिलेटिव में, सॉलिड के रिलेटिव में कम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो यहां होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ ये स्पेस होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। लिक्विड में ऐसा होगा कि स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। और अगर बात करें हम लोग कि ये क्लोजली पैक होगा या नहीं होगा, तो ये क्लोजली पैक नहीं होगा, इसमें मॉलिक्यूल के बीच में थोड़े से गैप होते हैं, इसीलिए ये सॉलिड की तरह बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता है। और सॉलिड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। अगर हम बात करें सॉलिड और लिक्विड हो गया, अब बात करें गैसेस की। ठीक है, तो इस लिक्विड में आप एग्जांपल ले सकते हो, वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, लिक्विड मिल्क है, ऑयल, etc, ये सब लिक्विड है, इसे नोट कर ले। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गैसेस क्या होते हैं। गैसेस क्या होता है बच्चों, तो थर्ड नंबर में है गैस। गैस को आप जिस कंटेनर में रखिएगा उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है और पूरे वॉल्यूम में ये फैल जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंटेनर में गैस भरा हुआ है, अगर इस कंटेनर के वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए, यानी इसके ढक्कन को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाए, तो गैस जो है ये भी ऊपर उठ जाएगा, यानी इसके पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स है और ना ही इसका शेप फिक्स है, ना शेप का अता पता है ना वॉल्यूम का अता पता है। तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं, सबस्टांस होते हैं, उसको कहा जाता है गैस। इंडेफिनिट शेप्स
एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम, दोनों इंडेफिनिट रहेगा, इंडेफिनिट वॉल्यूम। ना इसका आयतन फिक्स होता है ना इसका आकार फिक्स होता है। और कोई भी कंटेनर में जब गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन गैस इसमें भरा हुआ है तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर होंगे, दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, नेग्लिजिबल, लगभग नहीं के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है दो मॉलिक्यूल के बीच का वो बहुत ही कम होता है, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इसके बीच में जो स्पेस होता है वो लार्ज स्पेस होता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा स्पेस होगा दो मॉलिक्यूल के बीच में, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एच लार्ज ज़्यादा होता है, इंटर रिलेटिवली ज़्यादा होता है। जैसे सॉलिड में देखिए आप क्लोजली पैक था, लिक्विड में थोड़ा सा हट के मॉलिक्यूल था, और गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा हटे हुए होते हैं। ये सब आपको लोग क्लास पिछले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे। तो जैसे गैसेस का एग्जांपल ले लें, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैसेस, तो ETC बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं गैसेस के। बच्चों अब पढ़ते हैं चौथा जो था हम लोग का पार्ट, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट क्या होता है? तो प्लाज्मा स्टेट होता है बच्चों, यदि हम लोग गैसेस पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा हीट दे दें, उसको बहुत ज़्यादा हीट कर दें, कोई गैस है किसी कंटेनर में, इसको बहुत ज़्यादा हीट देने से, तो गैस में जो हीट देते हैं हम लोग, तो इसके गैस के अंदर एटम्स है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको मालूम होगा। तो इसमें जितने भी सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें जितने भी सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर इसको हीट किया जाए, तो हीट करने से क्या होता है कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना, इजेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये चार्ज हो जाता है, इसलिए आयन में कन्वर्ट होने लगता है। इसको हीट कीजिएगा तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हीट करने से क्या होता है बच्चों, गैस के जो मॉलिक्यूल्स जब हीट एनर्जी पाते हैं तो हीट एनर्जी के कारण इसका वाइब्रेशन तेज हो जाता है, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ जाता है, ये और भागने लगता है एक दूसरे से दूर। तो जब इसके पास यदि हीट किया जाए, बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाए, और ये इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आयन में ये कन्वर्ट हो जाए और बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, तब जो स्टेट आता है तब उसे प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। यानी ये गैसियस स्टेट से भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रहता है। तो जैसे किसी भी गैस में यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना, इजेक्ट होना शुरू हो जाता है, और उसके काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तब जो एक अलग टाइप का स्टेट होता है जो गैसियस स्टेट से मैच नहीं करता है, इसका मतलब वो अलग टाइप का कोई स्टेट है, उसी स्टेट को कहा जाता है प्लाज्मा स्टेट। क्लियर है? तो अब देखिए ये प्लाज्मा स्टेट जो है, ये हम लोग के अर्थ पे प्लाज्मा स्टेट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता है, कोई भी मैटर नहीं पाया जाता है। ये जो पाया जाता है यूनिवर्स में बहुत जगह, ब्रह्मांड में बहुत जगह पाया जाता है। जैसे तारों के पास उसे कहा जाता है ये प्लाज्मा का ही बॉल है, तारा जो होता है, सूर्य के पास, इस सब के पास प्लाज्मा अवस्था में ये कोई भी मैटर प्रेजेंट रहता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और वहाँ जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, तो इसे प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं व्हेन अ गैस इज हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर, then it gets converted into ions। ये आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। इसकी गतिज ऊर्जा अचानक बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट किया गया तो। इस स्टेट को कहा जाता है, दिस स्टेट इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। इसे प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। तो बच्चों ये था प्लाज्मा स्टेट, इसके बारे में इतना स्टडी करना है, आप इसे लिख लें। नेक्स्ट जो पांचवा है उसे हम लोग कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जैसा कि मैंने इससे पहले भी चर्चा किया कि ये मैनमेड है। मैनमेड कहने का मतलब कि इसके यदि टेम्परेचर को हाई कर दिए तो ये प्लाज्मा स्टेट में चला गया। अब क्या होगा कि टेम्परेचर को अगर लो कर दिया जाए तो, मतलब आप
किसी भी मैटर को या किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर जो है आप 0 केल्विन के बराबर कर दें, यानी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे आप लेके चले जाएं, तो क्या होगा? तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग हीट करते हैं या किसी भी मटेरियल को जब हीट किया जाता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी मिलता है, इसको हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा मिलता है। ऊष्मा ऊर्जा के कारण ये इसका गतिज ऊर्जा बढ़ने लगता है। गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो ये एक दूसरे से सेपरेट होने लगता है, जिसके कारण लिक्विड गैस बनने लगता है, जैसे सॉलिड लिक्विड बनने लगता है, पिघलने लगता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का दूरी बढ़ने लगेगा और लिक्विड भी बन के ये कन्वर्ट होकर गैस बनने लगता है ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन क्या होगा, उसमें से हीट निकाल लिया जाए, मतलब उसको टेम्परेचर कम कर दिया जाए, उसको फ्रीज कर दिया जाए, तो देखिए ये कौन सा स्टेट में पहुंच जाएगा? पांचवा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको आप बोल सकते हैं ये मैन मेड है। इसे इस स्टेट में साइंटिस्ट सब इस स्टेट में किसी भी ऑब्जेक्ट को लाए हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। तो क्या होगा यदि आप किसी मटेरियल को इसमें से हीट आप निकाल लिए, यानी इसको कूल किए, बहुत ज़्यादा कूल किए, और कूल्ड कहाँ तक किए? एब्सोल्यूट 0 तक किए, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। मान लीजिए आप इसको 0 केल्विन तक पहुँचा दिए, मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और इससे भी कम अगर पहुँचा दिया जाए तो क्या होगा? होगा ये बच्चों, देखिए अगर इसको हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, लेकिन कूल करने से, कोई भी चीज़ कूल करने से, जैसे आप पानी को कूल करते हो तो पानी लिक्विड है तो इसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, इसमें से हीट निकाल लेंगे तो सबका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा तो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे, जिसके कारण ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सॉलिड में ही ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि ये मॉलिक्यूल को एक दूसरे से कॉम्पैक्ट बना के रखता है, एक फोर्स के साथ बांधे हुए रखता है। तो कूल करने से सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आने लगते हैं, यानी इसके बीच का जो गैप होता है वो घटने लगता है, ये सॉलिड बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसको कूल किए, कूल करने से कंडीशन क्या बना? कंडीशन ये बना कि सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ गए, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए, बहुत इस तरह से, और लगभग सबका काइनेटिक एनर्जी लगभग हो गया 0, क्योंकि टेम्परेचर इसका पूरी तरह से कूल कर दिया गया है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी, ये वाइब्रेशंस भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब सारे मॉलिक्यूल, सारे एटम्स जो होंगे वो क्लैंप हो जाएंगे। क्लैंप मतलब एक दूसरे से बन जाएंगे, यानी ये सारा एटम जो है वो एक सिंगल एटम बन जाएगा, जिसे सुपर एटम कहा जाता है, इसको सुपर एटम बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्टेट पहुंचता है इसी स्टेट को कहा जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। फिर से सुनिए एक बार, अगर किसी भी मटेरियल को कूल किया जाए तो अभी मान लीजिए इसका कोई ऐसा सबस्टांस है जिसका मॉलिक्यूल इतना दूर दूर है, हम इसे कूल करना स्टार्ट किया, यानी ठंडा करना स्टार्ट किया। ठंडा करने से सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह एकत्रित होने लगते हैं, एक जगह से क्लैंप होना, मतलब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू हो जाएगा। अगर हम कूल करते गए एब्सोल्यूट 0 पे जाके एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे चले गए, यानी आप 0 केल्विन पे चले जाइए और उसको कूल करते करते, हालांकि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, बट ऐसा अगर किया जाएगा तो क्या होगा, ये सारे एटम्स जो हैं एक दूसरे से पूरी तरह से क्लैंप हो जाएंगे, धीरे धीरे सारा का काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा और एक सुपर एटम का निर्माण होगा। इसी को बोला जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग, व्हेन अ मैटर इज कूल्ड अप टू 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर, then its atoms clamps together, एक दूसरे से बंधने लगते हैं। सिंस, क्यों ऐसा क्यों होता है? सिंस या बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल एटम्स, या हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, बिकम्स जीरो, सो ऑल एटम्स clamps and form a single atom, सारे एटम क्लैम्प्स करके एक सिंगल एटम बन जाएंगे, विच इज कॉल्ड, जिसे कहा जाता है सिंगल एटम को, विच इज कॉल्ड सुपर एटम। इसे सुपर एटम बोलते हैं, विच इज कॉल्ड सुपर एटम।
ठीक है, ये जो स्टेट पहुंचा इसी स्टेट को कहा जाता है, दिस स्टेट इज कॉल्ड, इस अवस्था में जो पहुंच गया है कोई भी मैटर, इस अवस्था को कहा जाता है, दिस स्टेट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये था बच्चों आज का स्टेट ऑफ मैटर का ये क्लास। अगले लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे कि कितनी तरह से सबस्टांस को डिवाइड किया गया है, प्योर सबस्टांस, इम्प्योर सबस्टांस, मिक्सचर के बारे में, कंपाउंड के बारे में ढेर सारी जानकारी हम लोगों को पढ़ना है, ढेर सारी जानकारी लेना है इस चैप्टर में। तो और भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।